हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने जो बिजनेस स्टडीज़ थी उसकी प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था। अपन ने ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स को समझा था और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को समझा था कि वो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसके मेरिट्स एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन क्या देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि भैया अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर होता क्या है, अगर अपन जनरल लैंग्वेज में कहें तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि भैया किसी भी चीज़ का ढांचा कह लें अपन उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। बिल्कुल आम, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में कहूँ ये बात हो जाती है आपकी कि किसी भी चीज़ के ढांचे को अपन कहते हैं क्या, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा, कि भैया जिस प्रोसेस में या जिस तरीके से, जिस चेन को फॉलो करके सारे इंस्ट्रक्शंस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और जिस चेन को फॉलो करते हुए काम हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो वो कोई भी तरीके का हो सकता है, वेदर इट इज़ फॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल। अब वो सब क्या होती हैं अपन आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले तो अपन जो बुक में मीनिंग दी हो उसको एक बार रीड कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इज अ पैटर्न इन विच वेरियस पार्ट्स और कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड और इंटरकनेक्टेड। दिस prescribes the relationships among various activities and position as these positions are held by various persons. The structure is called the relationship among the people in the organization. ठीक है, तो वही चीज़ है कि भैया किसी बिजनेस एंटरप्राइज में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पीपल इंक्लूड हैं, जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, सब कोई ना कोई एक प्लेस को होल्ड कर रहे हैं, सब कोई ना कोई एक पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। वो पोजीशन को बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से आपके जो भी कहते हैं ना अपन के जो भी थॉट्स हैं या जो भी थिंकिंग्स हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन का और उन पर्टिकुलर पर्सन के बीच में, उसको बोलते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो देखें कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के सक्सेस के पीछे उसका अप्रोप्रिएट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यदि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस एंटरप्राइज जिस तरीके से काम करना चाहता है और उसका काम करने का तरीका क्या है, उसके हिसाब से वो सही बिजनेस स्ट्रक्चर को, सभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को यदि वो अप्लाई करेगा तो ही उसका बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा, तो ही उसका बिजनेस डेवलप कर पाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखें क्या क्या है यहाँ पे। द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर एन अंडरटेकिंग एज बोन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वही चीज़ बात हो गई कि भैया आप सही तरीके से यदि बिजनेस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे, तो आपका बिजनेस जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, वो अच्छा काम करता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया है इसमें कि जैसे इंसान के शरीर को, ह्यूमन बॉडी को बोन्स की ज़रूरत होती है। क्या है, पूरा जो शरीर खड़ा है वो काय पे खड़ा है, अपने हड्डियों के ढांचे पे खड़ा है, स्ट्रक्चर पे खड़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स पे खड़ा है। वैसे ही कोई भी बिजनेस की ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट होती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, वो किस तरीके से चीज़ों को सिस्टमेटिकली अरेंज कर रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई कर रहा है अपने बिजनेस फंक्शन में, वो उसके ग्रोथ को डिपेंड कर, वो उसकी ग्रोथ के ऊपर क्या करता है, फेवर, वो अगर उसके फेवर में होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और अनफेवरेबल होगा तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की क्या नीड होती है, तो उसको पूरा डिटेल में आप स्टडी कर लेना तो समझ में जाएगा। डेफिनेशन दी है पीटर ड्रकर की। ठीक है, तो डेफिनेशन याद कर लेना। अब उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है मतलब कि भैया वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर डिसाइड सिलेक्ट कर रहा है, उसको जो डिसीजन ले रहा है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं किसी भी मैनेजर के या किसी भी ओनर के दिमाग में। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो किस बेसिस पे कर रहे हो, उससे क्या आप अचीव करना चाहते हो। यदि आप उससे जो भी, जिस तरीके से आप उससे जो गोल अचीव करना चाहते हैं, आप उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंस इट्स स्ट्रक्चर। इफ द साइज इज लार्ज इनफ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल। इफ द साइज इज स्मॉल, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इज कैन बी अडॉप्टेड। अब सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो एग्जांपल दिए हैं इनने,
वो अपन आगे ही जब इसके अपन कैरेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें अपन इसको स्टडी करेंगे कि भैया कौन कौन से आपके सेंट्रल स्ट्रक्चर है और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यदि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो क्या होगा, आप वहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेंगे। और यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन की जो साइज है वो छोटी होगी तो आप वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, किस टाइप की एक्टिविटीज़ आप उसमें कर रहे हैं। मैनेजरियल स्ट्रेटजी, मैनेजर का स्ट्रेटजी क्या है, वो क्या सोच रहा है उस बिजनेस से और क्या किस तरीके से आगे काम करना चाह रहा है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन, आपकी पोजीशन क्या है प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट वर्ल्ड के कंपटीशन को लेके। यदि आप फेवरेबल कंडीशन में होंगे तो आप उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेंगे। और यदि आप सोच रहे होंगे कि भैया मेरा जो कंपटीशन में जो मैं हूँ, प्रेजेंट बिजनेस कंपटीशन में जो मैं हूँ उसमें यदि मैं पीछे हूँ तो थोड़ा सेफ प्ले करेंगे, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो आपको सेफ्टी के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करे। ठीक है, एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन कितना बड़ा है, मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं वो एरिया कितना बड़ा है। ठीक है, यदि वो छोटा होगा तो आप उस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेंगे। यदि वो प्रोविंशियल होगा तो लोकल की जगह प्रोविंशियल है तो आप उस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल होगा तो आप उस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और भी डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको स्टडी कर लीजिएगा। अदर फैक्टर्स जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल, रेट ऑफ ग्रोथ, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अदर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं अपन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख लिया, नीड देख लिया, फैक्टर्स देख लिए कि भैया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप कितने होते हैं। तो बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि भैया ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं जो खाली एक सिंगल फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल फील्ड में काम कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स को वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क अपॉइंट कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट टास्क उनको दे देंगे और उनके जो उनकी स्पेशलिटी है उस बेसिस पे उनसे काम कराएंगे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर से प्रोडक्शन करवा रहे हैं, कॉस्ट मैनेजर से कॉस्ट कटिंग करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया इस तरीके से आप इस तरीके से रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करें या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि कॉस्ट कंट्रोल हो सके, जितनी कम से कम कॉस्ट में गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप फंक्शन वाइज फंक्शन काम को देते चले जा रहे हैं और हर मैनेजर अपना अपने काम को करता चला जा रहा है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ऐसी फर्म इसको अडॉप्ट करती हैं जो एक से ज़्यादा काम कर रही हैं। जैसे टाटा ग्रुप अपन दे कहते हैं, तो टाटा ग्रुप ऑलमोस्ट सारी फील्ड में काम कर रही हैं। उनके भैया टेक्सटाइल मिल्स भी हैं, उनके भैया सीमेंट मिल्स भी हैं, उनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम है। तो अब उनने क्या करा, अपने जो काम को है डिवीजन वाइज बांट दिया कि भैया इस एरिया में इतना काम होगा, इस एरिया में इतना काम होगा और इस एरिया में इतना काम होगा। मतलब ये वाला डिवीजन यहाँ पे काम करेगा, सपोज करो कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल यहाँ पे काम करेगी और आपका जो सीमेंट की जो मिल है, सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो इस तरफ काम करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ये बात लेते हैं तो ऐसा डिविजनल स्ट्रक्चर अपन समझ सकते हैं। तो जगह को, एरिया को डिवाइड कर दिया और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक डिवीजन में दूसरा काम चल रहा है और दूसरे डिवीजन में उससे बिल्कुल अलग काम चल रहा है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल और आपका सीमेंट फैक्ट्री बिल्कुल अलग अलग दो सिनेरियो हैं। ऐसे ऐसी जो भी फर्म होती हैं, जो भी बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं जो ऐसी दो अलग अलग टाइप के काम को कर रहे होते हैं तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया इज द प्रोडक्ट ऑफ टेलर्स माइंड। एफडब्ल्यू टेलर ने इसको प्रपोज किया था। अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स इज मेड अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स। अ सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट अ फंक्शन स्ट्रक्चर, ऑल डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, वही एग्जांपल नीचे भी दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो काम होता है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट के इस तरीके से असाइन किया जाता है कि भैया आपका जो डिपार्टमेंट हेड है आप उससे रिपोर्ट करें और जितने भी डिपार्टमेंट हेड हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हेड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे ताकि जो काम है वो सिस्टमेटिक हो सके।
ठीक है। फिर उसके बाद देखें फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। सबसे पहला मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या करा, अपने टास्क को असाइन कर दिया, जो सारे काम उसको करना थे उसने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना दिया और परचेजिंग डिपार्टमेंट बना दिया। अब सारे डिपार्टमेंट का एक एक हेड होगा, ठीक है, और वो हेड क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा, और जितने भी वर्कर्स उसके नीचे काम कर रहे हैं वो उस हेड को रिपोर्ट करेंगे, और वो हेड किसको रिपोर्ट करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, काम एक सिस्टमेटिक वे में हो सकेगा। ठीक है। अब सुटेबिलिटी, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो किसके लिए सुटेबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका किस किस के लिए, ईच टास्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, एक्सपर्ट आर इन चार्ज ऑफ ईच वर्क, एक्सपर्ट देमसेल्व्स इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा। तो वो सब चीज़ें दी हुई हैं कि भैया क्या क्या फीचर्स होते हैं और किस किस के लिए वो सुटेबल होता है। ठीक। फिर उसके बाद है मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसके मेरिट्स आप पढ़ लें कि भैया ईच वॉच इज इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर टास्क, मतलब जितने भी मैनेजर्स हैं वो किसी ना किसी टास्क के लिए इंचार्ज हैं। ठीक है। तो इट प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन कैसे प्रमोट करता है, कि सही व्यक्ति को सही काम देना, जिसको जो काम आता है उससे वो काम करवाने से क्या होता है, काम स्पेशल होता चला जाता है, तो इसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको स्टडी कर लेना, इसको पढ़ लेना एक बार, तो आपको इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स समझ में आ जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, वही जो मैंने आपको बताया, द डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग द एक्टिविटीज एंड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरीज। वही चीज़ मैंने बताई थी कि भैया अब क्या हो गया, वही फंक्शनल स्ट्रक्चर ही चलता है यहाँ पे, बट अलग अलग डिवीजन में, मतलब हर डिवीजन के अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर होंगे। जैसे कि सपोज करो एक डिवीजन हो गया आपका कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल का, तो वहाँ पे एक अलग पूरा फंक्शनल स्ट्रक्चर चल रहा होगा, और दूसरा डिवीजन हो गया आपका काय का सीमेंट फैक्ट्रीज का, तो वहाँ पे एक अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर चल रहा होगा। मतलब एक ही फॉर्म क्या कर रही है, दो अलग अलग डिवीजन को रन कर रही है, और दोनों डिवीजन में अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि भैया क्या इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से काम करता है, वही सब चीज़ें लिखी हैं। देखें यहाँ पे एग्जाम फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। तो यहाँ पे इन्हें तीन फैक्ट्रीज ली हैं, तीन डिविजन्स लिए हैं, प्लास्टिक डिवीजन, केमिकल डिवीजन एंड मेटल्स डिवीजन। अब यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी एंटरप्राइज है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर उसके बाद वो उसके नीचे कौन आ जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कौन कौन रिपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक डिवीजन, केमिकल डिवीजन एंड मेटल डिवीजन, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, और उसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल हेड्स है। देखें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है एक्सेट्रा। वैसे ही मेटल डिवीजन के नीचे भी हैं, और वैसे ही केमिकल डिवीजन के नीचे भी हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उठाया है जो तीन काम कर रही हैं, तीन डिवीजन में काम कर रहा है, जैसा प्लास्टिक डिवीजन हो गया, केमिकल डिवीजन हो गया और मेटल डिवीजन हो गया। और उसके नीचे क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स हो गए, जो अपने अपने डिवीजन में उस काम के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और वो हेड्स क्या करते हैं, मेटल डिवीजन के जितने भी हेड्स हैं, या केमिकल डिवीजन के, या प्लास्टिक डिवीजन के जितने भी हेड्स हैं, वो क्या करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, और मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा। और इससे क्या होगा, इस सिस्टम से, इस चेन से क्या होगा, बाकी के पूरे काम हो सकते हैं उसमें। अब एक मैनेजिंग डायरेक्टर पॉसिबल नहीं है कि सारे डिवीजन में जाके काम कर सके, तो वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट हर डिवीजन में डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए, हर डिफरेंट डिफरेंट स्कोप के लिए अलग अलग मैनेजर को बना देता है, या अलग अलग हेड्स को बना देता है, और उनको रिस्पॉन्सिबल कर देता है भैया कि अब आपको इसके प्रति सारे काम करवाने हैं। ठीक है। और वो उनसे रिपोर्ट लेता है कि भैया मैंने जो काम दिया था वो कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। तो इससे मैनेजिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब इसके मेरिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के, डिमेरिट्स क्या है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद है टेरिटोरियल स्ट्रक्चर। टेरिटोरियल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। टेरिटोरियल स्ट्रक्चर पहला था क्या, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर में, अब दूसरा क्या है, टेरिटोरियल मतलब अब क्या करा उनने, डिवीजन नहीं करे। कैसे डिवीजन नहीं करे, कि भैया काम को लेकर डिवीजन नहीं करे। पहले क्या करा था, प्लास्टिक को अलग कर दिया था, केमिकल को अलग कर दिया था, और मेटल को अलग कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या करा उनने, अब ऐसी फैक्ट्री है जो एक ही टाइप के काम को कर रही है, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर रही है। सपोज करो ऑल ओवर इंडिया में कर रही है, तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे इंडिया में घूम घूम के सारे फंक्शन को देख सके, और सारे फंक्शन को काम करवा सके, सारे वर्कर्स को काम करवा सके। ठीक है। तो क्या करेगा, वो रीजन बना देता है। अब वो क्या करता है, रीजन बना देता है, मतलब टेरिटरी बांट देता है।
एक नदर्न रीजन हो गया, एक वेस्टर्न रीजन हो गया, एक सेंट्रल रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब उनने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट एरिया को बांट दिया और इस एरिया में डिफरेंट ब्रांचेस बना दी और उनसे काम करा। जैसे अपन कह सकते हैं कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स किस जितनी भी बैंक्स हैं वो क्या कर रही हैं, जैसे स्टेट बैंक को ही अपन ले लेते हैं, तो स्टेट बैंक क्या कर रही है भैया, खाली एक ही बैंक है और सारा काम कर रही, क्या काम कर रही है वो, बैंकिंग काम कर रही है, बैंकिंग फंक्शंस के अंदर लगी हुई है। ठीक है, लेकिन क्या करती है वो, अब भैया जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है एसबीआई का, वो सारी बैंक्स को मैनेज नहीं कर सकता, सारी बैंक्स में प्रॉपर काम नहीं करवा सकता। तो फिर वो क्या करता है, वो ऐसी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या ऐसे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, एरिया बांट देते हैं कि भैया सेंट्रल रीजन की बैंक सी हो गई, सेंट्रल रीजन की जितनी भी सेंट्रल स्टेट बैंक की बैंक हैं, ब्रांचेज हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, इसके अंदर आ जाएंगी। वेस्टर्न रीजन की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। फिर अलग अलग जोन का अलग अलग हेड बना देता है, जोनल हेड जिसको अपन बोलते हैं, नदर्न रीजन का जोन हेड हो गया, सेंट्रल रीजन वेस्टर्न रीजन का जोन हेड अलग हो गया। तो सारी ब्रांचेस किसको कोऑर्डिनेट करती हैं, जोन हेड से, और वो जोन हेड किससे कोऑर्डिनेट करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर से। ठीक है, आया समझ में टेरिटोरियल स्ट्रक्चर क्या है। टेरिटोरियल स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं, डिमेरिट्स भी दिए हुए हैं, भैया हर चीज़ के बेनिफिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी होंगे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि भैया क्या उसके मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिफरेंट नेचर क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं और डिविजनल स्ट्रक्चर में सेपरेट डिवीजन ही बना दिए जाते हैं और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है भाई स्पेशलाइजेशन में, क्या है इधर पे, इट रिप्रेजेंट्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि भैया जिसका जो ऑक्यूपेशन है उससे वही काम कराते हैं। और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जिसका जिस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है उससे वो प्रोडक्ट का काम करवाते हैं। मतलब प्लास्टिक जो डिपार्टमेंट है उसमें प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक जो आपका प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गया, केमिकल्स हो गया और मेटल्स हो गया, तो इसमें प्लास्टिक के अंदर खाली प्लास्टिक का ही काम होगा, ऐसा नहीं है कि भैया वहाँ पे केमिकल्स का भी काम होने लगे। ठीक है, तो वो क्या करती है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को डिनोट करता है, जो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है, और फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को डिनोट करता है। कंट्रोल, फंक्शनल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना इजी है और डिविजनल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, क्योंकि एरिया ऑफ कंट्रोल भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यूजफुलनेस, भैया जो फंक्शनल है वो हर टाइप के लिए काम कर सकता है, हर टाइप के ऑल टाइप ऑफ अंडरटेकिंग्स उसको अप्लाई कर सकते हैं, और इट इज़ यूजफुल फॉर डाइवर्सिफाइड अंडरटेकिंग्स। जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो खाली डाइवर्सिफाइड अंडरटेकिंग्स के लिए यूजफुल है, मतलब ऐसी अंडरटेकिंग्स जो एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के काम कर रहे हैं, जैसे टाटा ग्रुप हो गया या रिलायंस ग्रुप हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, तो और भी आपके दिए हुए हैं, कॉस्ट दी हुई है, इकोनॉमिकल है, एक एक्सपेंसिव है, एक का कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट है, एक का कोऑर्डिनेशन ईजी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका क्या, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसको अपन, या उसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डिमेरिट्स हैं, और वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अपन यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, बाय।